जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। ओके यस सर, आ रही है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज के बारे में हम पढ़े। इसके बारे में हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन दो तरह से हो सकती है मटेरियल के अंदर। एब्जॉर्प्शन थ्रू स्कैटरिंग भी होती है और एब्जॉर्प्शन जो है ना ट्रू एब्जॉर्प्शन भी होती है। और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये हमारे लिए यहाँ पे अनवांटेड फिनोमिना है। हम नहीं चाहते कि एक्स रेज मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हों, या कम से कम हम अरेंजमेंट इस तरीके से बनाएं कि एब्जॉर्प्शन मिनिमम हो। हमारा पर्पस यहाँ पे डिफ्रैक्शन है, एक्स रेज की डिफ्रैक्शन होगी तो हमें मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात मिलेंगी। तो एब्जॉर्प्शन हमारे लिए अनवांटेड है, लेकिन हमें पता होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो तब ही हम कुछ ऐसे सेटअप बना सकेंगे कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन मिनिमम हो, या हम एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट्स को कम से कम कर सकें। तो सर जी सर वो वैसे एक बात थी कि सर आपने ऐसा कहा था ना कि सॉफ्ट एक्स रेज होती है और हार्ड एक्स रेज होती हैं। तो जब हम क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी करते हैं या उसमें कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम सॉफ्ट एक्स रे यूज करते हैं। तो सर उसमें तो ज्यादा एब्सॉर्प्शन नहीं होती? नहीं, देखें, एक पर्टिकुलर वैली होती है ना, एक पर्टिकुलर वैली होती है जहाँ पे जो एक्स रेज है ना वो एब्जॉर्ब होती हैं, और कह लेंगे सारी एक्स रेज एब्जॉर्ब नहीं होती स्टूडेंट्स अपने माइक बंद रखें प्लीज। तो देखें, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कंप्लीटली। अगर हम कहें कि हम इस पे ऊपर 100% काबू पा लें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमने बहरहाल इसके इफेक्ट्स को कम से कम करना है ताकि मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो और मैक्सिमम हमारे पास डिफ्रैक्शन हो। वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इससे जो ना वो छुटकारा पा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अभी जैसे हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है कि ट्रू एब्जॉर्प्शन होती है और एब्जॉर्प्शन थ्रू स्कैटरिंग होती है, और हमने डिस्कस किया है निकल का के एब्जॉर्प्शन एच। ये अभी आपके सामने एक टेबल मौजूद है जहां पर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो के एब्जॉर्प्शन एजेस हैं उनकी वैल्यूज दी गई हैं, और इसी तरह जो के अल्फा और के बीटा जो वेवलेंथ्स हैं उनकी वैल्यूज दी गई हैं। नॉर्मली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि हम कॉपर के अल्फा यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये कॉपर के अल्फा जो है ना इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 29 होता है, और के अल्फा की जो वेवलेंथ है, के अल्फा फोटॉन की वेवलेंथ कॉपर के केस में वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसी तरह के बीटा की वेवलेंथ, के बीटा फोटॉन की वेवलेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना कॉपर के केस में वो 1.38 इसकी वैल्यू है। अभी जैसे हमने देखा निकल के केस में, तो निकल के पैरामीटर ये नीचे लिखे हैं कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, और निकल का जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना वो 1.488 है, जो अभी हमने ग्राफ में देखा थोड़ी देर पहले। और इसी तरह डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, यानी कॉपर के लिए के एब्जॉर्प्शन एज डिफरेंट है, आयरन के लिए के एब्जॉर्प्शन एज डिफरेंट है, कोबाल्ट के लिए डिफरेंट है, निकल के लिए और मैंगनीज के लिए डिफरेंट है। यानी यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि हमें अगर निकल के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या वेवलेंथ चाहिए, और इसी तरह आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज उनके के शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना है तो हमें क्या वेवलेंथ चाहिए। ये सारी वैल्यूज है ना वेवलेंथ की के एच के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह जो ना के अल्फा कंपोनेंट जो है या के अल्फा फोटॉन जो है और के बीटा फोटॉन है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज के लिए, उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो आमतौर पर हम कॉपर यूज करते हैं अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए, यानी ये जो
के अल्फा फटान की वैल्यू लिखी है ना कॉपर के लिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसके साथ हमारा वास्ता पड़ेगा बार बार, इसलिए ये वैल्यू तो आपको हर वक्त जो है ना ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है ना हम कॉपर को इस्तेमाल करें। कॉपर के अल्फा को हम हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वजह क्या है इसकी, देखें जरा, इस बात को जरा गौर से सुने कि हमारे पास जो ना डिफरेंट चॉइसेस क्यों होती हैं और क्यों हमें जो ना डिफरेंट जो है ना ये मटेरियल यूज करने पड़ते हैं। अगर फर्स्ट करें हम कॉपर के अल्फा यूज करें, ठीक है, और जैसे देखें यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि के अल्फा ऑफ कॉपर हैज हायर एनर्जी देन के एच ऑफ आयरन, यानी आयरन का देखें जरा के एच क्या है, आयरन का जो के एच है ना उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 1.74346 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें, यानी जो के अल्फा फटान है कॉपर का जिसकी वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना आयरन का वो 1.74 एंगस्ट्रॉम है। अब देखें जब हम बात करते हैं कि आयरन का के एब्जॉर्प्शन एज 1.74 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 1.74 एंगस्ट्रॉम, सॉरी वेवलेंथ चाहिए 1.74 एंगस्ट्रॉम। आप इसको इक्विवेलेंट एनर्जी में ज़ाहिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ 2-3 लोग जो ना अपना माइक ऑन करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप बात समझ रहे हैं और आपको जो ना अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बात मैंने ये की है कि आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1.74 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ चाहिए। तो जो कॉपर का के अल्फा फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, क्या ये कॉपर का के अल्फा फोटॉन आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता सर, उसकी सर नहीं निकाल सकता क्योंकि फोटोन डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर जो है ना वो सर निकाल सकता है, सर निकाल सकता है क्योंकि के अल्फा की जो है ना कॉपर का के अल्फा की एनर्जी ज्यादा है। सर कॉपर की अल्फा की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन के जो है ना के एच की, तो एनर्जी ज्यादा लिहाजा वो निकाल सकता है। वो पेनिट्रेट हो जाएगा तो सर कर सकते हैं मेरे ख्याल से जी। एनर्जी। तो बाकी बच्चे भी एग्री करते हैं, ये बात समझ आ गई सबको कि जो कॉपर का के अल्फा फोटॉन है उसकी वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें वेवलेंथ चाहिए 1.74। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर का के अल्फा फोटॉन है ये स्ट्रॉन्ग एनफ है, यानी इसकी एनर्जी इतनी है कि ये आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी से ज्यादा होगी। सिंपल सी बात देखो हमें यहाँ पे नजर आ रही है ना कि कॉपर के अल्फा की वेवलेंथ कम है, आयरन के एच की वेवलेंथ ज्यादा है। तो जाहिर है जहां पे वेवलेंथ कम है ना वो फोटॉन एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का ताल्लुक रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर के अल्फा का फोटॉन है ये एनर्जेटिक होगा, काफी एनर्जेटिक होगा, कि अगर हम कॉपर के अल्फा फोटॉन यूज करेंगे, कॉपर के अल्फा एक्स रेज यूज करेंगे, तो ये एक्स रेज आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी हैं, यानी ये आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं। तो अगर हमारे सैंपल के अंदर, अगर हमारे मटेरियल के अंदर जिस मटेरियल का हमने स्ट्रक्चर फाइंड करना है, अगर उस मटेरियल के अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा हुई, तो बच्चों होता फिर क्या है कि अगर आयरन की मिकदार ज्यादा है हमारे सैंपल के अंदर, तो कॉपर जो के अल्फा फोटॉन है ना वो आयरन के शेल में एब्जॉर्ब होते जाएंगे।
क्योंकि आयरन के के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें वेवलेंथ चाहिए वो 1.74 यानी निस्बतन कम एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कॉपर के अल्फा फोटॉन के पास होती है। इसलिए क्या होगा कि अगर हम कॉपर के अल्फा फोटॉन यूज करेंगे और हमारे सैंपल के अंदर, हमारे मटेरियल के अंदर आयरन की मिकदार काफी ज्यादा है, तो होगा ये कि कॉपर के अल्फा फोटॉन आयरन के शेल में एब्जॉर्ब होते जाएंगे और हमें वहां पे डिफ्रैक्शन के लिए फोटॉन नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि जो कॉपर के अल्फा फोटॉन है ना, यानी जो इंसिडेंट एक्सरेज है ना, वो हमारे मटेरियल में एब्जॉर्ब होती जाएं, क्योंकि हम तो डिफ्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो सादा लफ्जों में आप ये बात याद रखें कि अगर हमारे सैंपल में, अगर हमारे मटेरियल में जिसको हमने एनालाइज करना है, अगर उसमें आयरन की मिकदार ज्यादा है, तो उसके लिए फिर कॉपर के अल्फा एक्स रेज या कॉपर के अल्फा जो फोटॉन है ना, वो यूज करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कॉपर के अल्फा फोटॉन जो है ये इनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी आयरन की मौजूदगी की वजह से। तो इस केस में हमें कोई डिफरेंट ऑप्शन देखनी पड़ेगी। हम कॉपर के अल्फा यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम कोई और जो है ना के अल्फा वैल्यू यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें जरा इस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखें जरा उससे लेस जो है यूज कर लेंगे सर। हाँ जी, जैसे कि बिल्कुल ये कोबाल्ट यूज कर लेंगे ना। देखें जैसे यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि अब इस स्टेटमेंट को जरा गौर से सुने, जिन बच्चों को नहीं समझ आई ना वो स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जानी चाहिए कि अल्फा कॉपर हैज हायर एनर्जी देन के एच ऑफ आयरन, यानी आयरन के एच से एनर्जी ज्यादा होती है कॉपर के अल्फा की। दिस वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एक्सरेज इन एफ, यानी एफ में सेकेंडरी एक्सरेज पैदा होंगी, यानी वहां पे जो फोटॉन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो कॉपर के अल्फा हैं। When copper is used as a target in X-ray tube, जब हम कॉपर को as a target यूज करेंगे, lot of fluorescence will occur, which will result in high noise and poor data quality. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या हमारे पास, सोल्यूशन ये है कि हम कोबाल्ट यूज करेंगे, बिकॉज इट्स के अल्फा हैज एनर्जी विच इज लोअर देन के एच ऑफ आयरन। यानी इस केस में फिर हम ये करेंगे कि सर कोबाल्ट की एनर्जी आयरन से लोअर कैसे हो सकती है सर? इसमें ये 1.7 बता रहा है इसकी के अल्फा। आपने जो है ना पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखें जरा, हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोबाल्ट यूज करेंगे बिकॉज के अल्फा हैज एनर्जी विच इज लोअर देन के एच ऑफ आयरन। यानी आपने क्या करना है कि आपने जो के अल्फा वैल्यू है ना कोबाल्ट के लिए, वो ये वैल्यू है, कोबाल्ट के अल्फा की ये वैल्यू है 1.78, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ देखें जरा आयरन के एज से ज्यादा है। आयरन का जो के एज है उसकी वैल्यू है 1.74। हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम कोबाल्ट के अल्फा को आयरन के एज से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कोबाल्ट की जो वेवलेंथ है वो 1.74 है, इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कोबाल्ट के अल्फा जो फोटॉन होगा वो कम इनर्जेटिक होगा कि वो आयरन के शेल से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकेगा। यानी ये जो कोबाल्ट के अल्फा है ना वो आयरन के शेल में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई है सर? मैं के अल्फा और के अल्फा को कंपेयर कर रहा था। नहीं उसको कंपेयर नहीं करना, नहीं के अल्फा को, बिल्कुल के अल्फा को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि के अल्फा और चीज है, के एच और चीज है, ये दोनों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि के अल्फा की वैल्यू है, इसका एटॉमिक नंबर से कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है, तो इसलिए वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना। मोज़लेस लॉ से आप इसकी वैल्यू को, इनका जो डिफरेंट है ना वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मोज़लेस लॉ में जो देता है इनमें क्या रिलेशन जी। क्लासिकली हम देखें तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके के अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, देखें ये
एक चीज नहीं होती इसमें, जो ना एक फैक्टर नहीं होता। आप अगर आप जो ना पीरियाडिक टेबल को अगर आप गौर से देखें तो पीरियाडिक टेबल हमारे पास अब ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, उनके एटम्स के साइज भी साथ दिए होते हैं। अगर आप पीरियाडिक टेबल को गौर से देखें तो ये जरूरी नहीं होता कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो है ना उसका साइज भी बढ़ जाए। एटॉमिक नंबर सॉरी जो एटम के जो साइजेज है ना, इनको डिफाइन करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स जिसमें ज़ाहिर वो शील्डिंग इफेक्ट भी होता है और कि इंटरेक्शन भी होती है और न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक पैरामीटर नहीं है। सिर्फ एटॉमिक नंबर की बेस पे आप जो ना वो साइजेस को डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक पैरामीटर। थैंक यू सर। जी बच्चों, तो ये आपको जो ना इस बात की समझ आ गई कि अगर हमारे पास हमारे सैंपल में हमारे मटेरियल में आयरन की मिकदार ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमारे पास कॉपर का जो टारगेट है वो सूटेबल नहीं होगा, यानी हम कॉपर के अल्फा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हमको डिफरेंट चॉइस देखेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो कोबाल्ट है ना, ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है। इसी तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी के अल्फा की वैल्यू और के बीटा की वैल्यू और के एजिस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब इस टेबल को देख के हम ये फैसला करेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर, हमारे मटेरियल के अंदर कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा मिकदार में हैं और कौन से उनके लिए टारगेट सूटेबल होंगे, यानी हम उसके लिए कॉपर के अल्फा यूज़ करें या हम आयरन के अल्फा यूज़ करें या हम कोबाल्ट के अल्फा यूज़ करें, निकल के अल्फा यूज़ करें, मैंगनीज के अल्फा यूज़ करें। ये सवाल भी बहुत कॉमन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमारे पास के अल्फा फोटान मौजूद है तो बाज़ दफ़ा हम आयरन के अल्फा क्यों यूज़ करते हैं, हम कोबाल्ट के अल्फा क्यों यूज़ करते हैं, हम निकल के अल्फा क्यों यूज़ करते हैं, यानी हमें बहुत सारी जो ट्यूब्स है ना उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या रीज़न है। तो इसके रीज़न मैंने अभी आपको बता दी, इसको आपने जहन में रखना है और बुक से आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी या रीड भी करना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ जो ना क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बच्चों इसी फिनोमेना को सर जी, जो मोर एनर्जेटिक होंगे वो ऑब्जर्व हो जाएंगे शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकेंगे। जो फोटॉन्स एनर्जेटिक होते हैं जाहिर है उनके एब्जॉर्प्शन के चांसेस जो है ना किसी शेल के अंदर वो ज्यादा होते हैं, स्कैटरिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन किसी शेल के अंदर एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर ये पीछे आपने स्लाइड के अंदर कंफ्यूजन है, नॉइज की बात हुई थी, तो सर वो किस क्या कि which will result in high noise। देखें हमारा मकसद ये होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम अगर के अल्फा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं ना तो के अल्फा कंपोनेंट यूज करें और डिफ्रैक्शन करवाएं। लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा है कि अगर वो के अल्फा कंपोनेंट डिफ्रैक्शन ही करवा रहा बल्कि वो किसी जगह पे एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि वहां पे उसने नाक और वहां से उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरे जो शेल्स है ना वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करके आएगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर सेकेंडरी फोटॉन्स एमिट होते हैं, सेकेंडरी एक्सरेज एमिट होती हैं। अगर वहां पे सेकेंडरी एक्सरेज भी पैदा हो जाएंगी तो वो वहां पे एज ए नॉइज एक्ट करेंगी। हमारा मकसद नहीं था वहां पे सेकेंडरी एक्सरेज प्रोड्यूस करवाना, तो वो वहां पे एज ए नॉइज काम करेंगी। तो ये भी हमारे लिए अनवांटेड फिनोमेना है, हम वहां पे नॉइज नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जस्ट एक्सरेज जो है ना, जो हमारे पास के अल्फा कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का, वो जस्ट जाए और डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करे और मैक्सिमम डिफ्रैक्शन हो, मिनिमम वहां पे सेकेंडरी एक्सरेज प्रोड्यूस हो, मिनिमम वहां पे नॉइज हो। तो कॉपर के अल्फा का काम वहां पे जस्ट डिफ्रैक्शन होना चाहिए, जो हमारा मकसद है यहाँ। सर यहाँ पर जो है ना दो डिफरेंट चीजें हैं इस स्लाइड पे, के अल्फा है और दूसरा के एच है। हाँ जी। तो सर के अल्फा वो होगा कि के शेल के जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो हमें वेवलेंथ फॉल करवानी पड़ती है, ये वो वेवलेंथ हो गई। दूसरी के एच वाली जो है ये वो वेवलेंथ होगी जो के शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो इजेक्ट करवाना है। तो इन दोनों में आपने कहा कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो सर हम इनका कंपैरिजन आपस में क्यों करते हैं?
हालांकि कंपैरिजन तो सेम चीजों में होना चाहिए। आपस में हम इनको कंपेयर नहीं कर रहे ना, किसी एक एलिमेंट के लिए आपस में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इनको हम आपस में कैसे कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो हम कॉपर के अल्फा को कंपेयर कर रहे हैं आयरन के एच के साथ, क्योंकि कॉपर के अल्फा वो वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास इंसिडेंट एक्सरेज हैं, ठीक है। और आयरन के एज हम क्यों यूज कर रहे हैं कि आयरन हमारा टारगेट मटेरियल है जिसके ऊपर हम एक्सरेज को फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका कंपैरिजन बनता है, क्योंकि कॉपर के अल्फा हम यूज कर रहे हैं, वो हमारी इंसिडेंट एक्सरेज है, यानी जो एक्सरेज हमारे पास आ रही हैं ट्यूब से, जो एक्सरे ट्यूब से आ रही हैं वो कॉपर के अल्फा हैं, और जहां पे हमें फॉल करना है वो आयरन मटेरियल है। तो जाहिर है कि आयरन अगर है तो आयरन का के शेल मौजूद है, तो वहां पे उसका के एच भी होगा। सर इसका मतलब होगा जो भी टारगेटिंग मटेरियल होगा उसका हम के एच जो है वो कंसीडर करेंगे। ये माइक बंद करा दे सर। बिल्कुल, हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे। जब जो भी हमारे पास मटेरियल है ना, जो भी हमारे पास टारगेट मटेरियल है, हमें उसके के एच का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना टारगेट जो है ना वो सर माइक ऑफ करवा दें, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं फिर अपना। यार ये बात मैंने बार बार कही है, लेकिन अब ये बच्चे, मतलब अब बच्चे तो नहीं है, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैंने इनके रोल नंबर नोट करके ना तो फिर दूसरा सलूक करना है इनके साथ जो है ना, फिर हाल यही है कि सबके माइक जो ना मुश्किल बंद कर दिए जाएं और सिर्फ आखिर में आपको ना सवाल करने का मौका दिया जाए, वरना आप दरमियान में माइक ओपन करके तो आप अपने घर की खबरें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है। आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, माशाल्लाह जवान है, समझा करें बात को। मतलब आप अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और पूरी क्लास का टाइम ज़ाया करते हैं। तो आप अपने माइक को बंद रखें। अगर आपके पास शोर, आपके एंड पे शोर नहीं है और आपने क्वेश्चन करना है तो उस वक्त आप अपना माइक ऑन करें। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास से मैंने यही सलूक करना है कि सबके माइक मैंने बंद कर देने और सिर्फ एंड पे आपको ना क्वेश्चंस करने मैंने अलाउ करने हैं। दरमियान में फिर आपको लेक्चर ऐसे ही सुनना पड़ेगा, और मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि दरमियान में भी अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो आप सवाल पूछें, लेकिन अगर आप इसी तरह क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं मजबूर होऊंगा, मैं माइक जो ना वो मुश्किल बंद कर दूंगा और सिर्फ एंड पे ओपन करूंगा। सर हम एम का के अल्फा भी यूज कर सकते हैं आयरन के लिए? आयरन टारगेट के लिए एमएन का के अल्फा बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। आयरन अगर हमारा मटेरियल है, अगर आयरन हमारे सैंपल के अंदर आयरन मौजूद है, हम मैंगनीज का के अल्फा यूज कर सकते हैं। मीन सर जिनकी एनर्जी कम है उससे वो सारे यूज हो सकते हैं? बिल्कुल सारे यूज हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, यही जो फिनोमेना हमने पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन का, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम इससे ना एक फायदा भी हासिल करते हैं। ठीक है, फायदा हम क्या हासिल करते हैं? देखें, जब हमने करैक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ा था, तो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज में हमने पढ़ा था कि हमने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी है तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे से मुराद यह है कि हमने वहां पे के अल्फा कंपोनेंट यूज करना है। अभी भी हमने बात की बार बार कि हम जो भी सोर्स यूज करेंगे एक्सरेज का, जो हम टारगेट यूज करेंगे, हम वहां से के अल्फा कंपोनेंट लेंगे और उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम एक्सरेज के प्रोडक्शन में ये बात भी पढ़ चुके हैं कि के अल्फा के साथ साथ जो ना के बीटा एमिशन भी होती है। के अल्फा और के बीटा दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, दोनों प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। के अल्फा एमिशन कब होती है कि जब के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल से डी एक्साइटेशन हो तो वी गेट के अल्फा फोटॉन। जबकि अगर के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए एम शेल से डी एक्साइटेशन होती है एल की बजाय, तो उस वक्त हमें जो फोटॉन मिलता है वो के बीटा फोटॉन कहलाता है। तो ये दोनों फोटॉन्स, दोनों टाइप्स के फोटॉन यानी के अल्फा फोटॉन और के बीटा फोटॉन, दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसी तरह अगर इसको यूज करेंगे, यानी जो हमारी इंसिडेंट एक्सरेज हैं जो हमने मटेरियल के ऊपर फॉल करवानी है, अगर उसमें के अल्फा कंपोनेंट भी है, अगर उसमें के बीटा कंपोनेंट भी है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये हमारे लिए इस किस्म का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी कि जिसको अंडरस्टैंड करना, समझना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करना। हम चाहते हैं सिर्फ हम के अल्फा कंपोनेंट को यूज करें, के बीटा कंपोनेंट से हम छुटकारा चाहते हैं।
तो के बीटा कंपोनेंट से छुटकारा पाने के लिए फिर हमने फिल्टर यूज करना होता है। और फिल्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो ना वो जज़ब कर लेता है और हमें आउटपुट पे वही कंपोनेंट मिलता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसके लिए देखें कि ये डायग्राम जो आपके सामने है ना, इसका जो ये जो पहला पार्ट है ना, इसको जरा गौर से देखें कि यहाँ पे हमने जो ना के अल्फा और के बीटा जो कंपोनेंट है ना, ये ड्रा किए हुए हैं कॉपर के लिए, कॉपर मेटल के लिए। और कॉपर के लिए हम अभी पढ़ चुके हैं, ये पीछे वाले टेबल में भी देखा हमने कि आप इसको अगर गौर से देखें कि जो कॉपर के अल्फा कंपोनेंट है ना, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम पे आता है, यानी इसकी जो वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कॉपर के बीटा की वेवलेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जरा, ऐसा ही आपको नजर आ रहा है कि इस डायग्राम में जो कॉपर के अल्फा है इसकी वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, यानी ये 1.54 एंगस्ट्रॉम के ऊपर जो ना पीक बनी हुई है। और जो के बीटा है ना, ये 1.39 जो एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है ना, उसके ऊपर पीक बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एज इट इज स्पेक्ट्रम है जो कि हमें हासिल होता है के अल्फा और के बीटा के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इन एक्सरेज को, जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं, यानी जिनमें के अल्फा कंपोनेंट भी शामिल है और के बीटा कंपोनेंट भी शामिल है, हम क्या करते हैं कि हम इन एक्सरेज को इंसिडेंट एक्सरे समझते हुए हम इनको निकल में से गुजारते हैं। निकल की हम जो है एक थिन सी फॉइल लेते हैं, एक बारीक सी चादर लेते हैं, निकल की परत लेते हैं और उसमें से हम जो है ना के अल्फा कंपोनेंट और के बीटा कंपोनेंट को गुजारते हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो के बीटा कंपोनेंट है ना, ये निकल फिल्टर में, निकल मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो कर्व आपको यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में नजर आ रही है ना, ये वाली, ये डॉटेड फॉर्म में जो कर्व नजर आ रही है, ये असल में क्या चीज है, ये चीज है जो अभी हमने देखी यहाँ पे इस डायग्राम में, देखें गौर से, ये वाली, ये जो हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट स्केच किया हुआ था ना, ये वाला। और इसमें हमने देखा था कि जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना निकल का, वो कहाँ पे आता है, वो 1.48 पे आता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को, इसी शक्ल को, ये जो शक्ल आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, इसी कर्व को अब हमने यहाँ पे ये प्लॉट किया। ये देखें, ये वाली जो कर्व है ना, ये बेसिकली वो एब्जॉर्प्शन एज है निकल के लिए, जिसको हमने के एब्जॉर्प्शन एज कहा था। और ये हमने कहा था वहां पे कि ये कहाँ पे आ रहा है, किस वैल्यू पे आ रहा है, 1.48 पे आ रहा है तकरीबन। तो ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे ये 1.48 है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब आप इसको जरा गौर से देखें कि अगर हम, ये बात हमने देख ली, जरा आप इस बात को जरा जहन में रखें कि निकल का जो के एज है ना, वो 1.48 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि निकल के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 1.48 वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, और जो के बीटा फोटॉन है ना कॉपर का, उसकी वेवलेंथ है 1.39 और जो के अल्फा फोटॉन है उसकी वेवलेंथ है 1.54। ठीक है, अच्छा ये बात तो बच्चों पता ना आपको कि जो के बीटा फोटॉन है और के अल्फा फोटॉन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो कौन सा फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक होता है, के बीटा ज्यादा एनर्जेटिक होगा या के अल्फा ज्यादा एनर्जेटिक होगा? के अल्फा एनर्जेटिक होगा, के बीटा होगा सर, के बीटा ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। ठीक है, तो के बीटा फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक है। अब होगा क्या बच्चों, देखें, अब होगा ये कि जो के बीटा फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक है, जब ये फोटॉन गुजरेगा निकल में से ना, तो ये इस काबिल है कि ये निकल के शेल में एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि निकल के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो वेवलेंथ चाहिए वो 1.48 है। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि जो के बीटा फोटॉन है कॉपर का, ये निकल के शेल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमें आउटपुट पे जो है ना वो के बीटा फोटॉन नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। तो रिजल्टेंटली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, वो ये बनेगा जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम के अल्फा और के बीटा जो फोटॉन्स हैं कॉपर के, जो कॉपर में से निकले हुए हैं, जब हम इन दोनों फोटॉन्स को निकल में से पास करवाएंगे, तो होगा ये कि जो के बीटा फोटॉन्स है ना, जो कॉपर से निकले हुए थे, वो निकल के अब के शेल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे
और देखें यहाँ पे जो ना ये चूंकि यहाँ पे इंटेंसिटी है एक्सरेज की, ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है ना, ये एक्सरेज की इंटेंसिटी है, या इसको आप जो ना मास अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्व है ना ये मास अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को ज़ाहिर करती है। तो इससे क्या होगा, जो के बीटा कंपोनेंट है ना ये देखें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया, और के अल्फा जो कंपोनेंट है ना ये सफिशिएंट वहाँ पे मौजूद है। और इसकी इंटेंसिटी क्यों कम हुई है, ज़ाहिर है इसकी इंटेंसिटी इसलिए कम हुई है कि इसको भी निकल में से पास करना पड़ा है। तो जब ये निकल में से इसने पास किया तो कुछ जो के अल्फा फोटॉन है ना वो स्कैटरिंग की वजह से वहाँ पे लूज हो सकते हैं। बहरहाल इन कंक्लूजन होता क्या है कि जब हम के बीटा और के अल्फा फोटॉन्स इन दोनों को निकल की शीट में से गुजारते हैं, तो जो के बीटा फोटॉन है ना कॉपर के, वो निकल के शेल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और रिजल्टेंटली हमें सिर्फ के अल्फा फोटॉन मिलेंगे जो कॉपर के होंगे। जी सर ये हम निकल के अलावा भी कोई फिल्टर यूज कर सकते हैं? हम जो है ना हर वो मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसका जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना वो के बीटा और के अल्फा के दरमियान में होगा। यानी यहाँ पे देखें हमने निकल को इसलिए यूज किया है कि जो निकल का जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना वो कॉपर के अल्फा और के बीटा के दरमियान में है, इसलिए ये यहाँ पे सुटेबल है। तो कोई भी अगर और हमारे पास मटेरियल ऐसा अवेलेबल है कि जिसका जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना वो के अल्फा और के बीटा यानी जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं उनके के अल्फा और के बीटा के दरमियान में अगर उसका के एब्जॉर्प्शन एज है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये जो किताब है इसके ये जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं इसके आखिर में कुछ अपेंडिसेस दिए हुए हैं और वहाँ पे जो है ना तकरीबन तमाम मटेरियल्स की जो के अल्फा और के बीटा कंपोनेंट्स की वैल्यू दी गई है और उनके जो के एब्जॉर्प्शन एजेस है ना उनकी वैल्यूज भी दी गई हैं। तो वो टेबल वहाँ पे मौजूद हैं, उन टेबल्स की मदद से हम जो है ना देख सकते हैं कि किस मटेरियल के लिए किस मटेरियल के कौन से कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमारे पास कौन सा फिल्टर जो है ना वो मुनासिब होगा। अभी अगर आप आगे भी देखें ये तो खैर वैसे ही सारी उसकी ना वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि फिल्टर्स आर यूज्ड टू ब्लॉक और रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ के बीटा, यानी के बीटा की इंटेंसिटी को ब्लॉक करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। और फिल्टर इज मेड ऑफ मटेरियल हुज के एब्जॉर्प्शन एज लाइज बिटवीन के अल्फा एंड के बीटा, यानी कोई भी आप ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं कि जिसका जो के एब्जॉर्प्शन एज है ना वो के अल्फा और के बीटा के दरमियान में हो। और के अल्फा और के बीटा के दरमियान में क्यों होता है? ये दरमियान में इसलिए कि आपने के बीटा कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करवाना है और के बीटा कंपोनेंट की इंटेंसिटी जो है ना वो के एज से ज्यादा होती है, उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है ज़ाहिर है। और एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा होगी फोटॉन की तो तब ही वो अब्जॉर्ब होगा ना, अगर एनर्जी कम है तो फिर तो वो किसी शेल में अब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो बेसिक फिनोमेना ये। और ये इसके दूसरी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखी हुई हैं कि फिल्ट्रेशन जो है ना फिल्ट्रेशन इज नेवर परफेक्ट, यानी कभी भी हम ये नहीं कहते कि जो के बीटा कंपोनेंट है वो सारे का सारा जो है ना वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। बहरहाल थोड़ी सी मिकदार उसकी रह सकती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो डिफ्रैक्शन में हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनती। तो इसके लिए रूल क्या है, यानी कौन सा मटेरियल जो है ना वो एज ए फिल्टर मुनासिब होगा। कहता है फिल्टर मटेरियल शुड हैव एटॉमिक नंबर 1 लेस दैन दैट ऑफ टारगेट मटेरियल फॉर मेटल्स विद Z नियर 30। कहता है कि अगर हमारे पास जो हम एज ए टारगेट मटेरियल यूज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर जो है ना नॉर्मली 30 के करीब होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मटेरियल आपने एज ए फिल्टर यूज करना है ना उसका एटॉमिक नंबर 1 दर्जे कम होना चाहिए। यानी कॉपर के लिए हमने निकल का देखा फिल्टर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, यानी कॉपर के मुकाबले में निकल का एटॉमिक नंबर 1 दर्जे कम है। तो इसलिए क्या होगा कि निकल जो है ना ये बेस्ट फिल्टर के तौर पे काम करेगा कॉपर के लिए। इसी तरह अगर हमारा जो टारगेट है वो मोलिब्डेनियम है, यानी मोलिब्डेनियम से हम के अल्फा और के बीटा कंपोनेंट हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट फिल्टर है ना वो जर्कोनियम है, उसके लिए हम जर्कोनियम मेटल यूज कर सकते हैं। कोबाल्ट टारगेट के लिए बेस्ट फिल्टर आयरन है और आयरन के लिए बेस्ट फिल्टर मैंगानीज है और क्रोमियम के लिए बेस्ट फिल्टर जो है ना वो वनेडियम है।
तो इस तरह जो है ना डिफरेंट टारगेट मटेरियल्स के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स है ना वो बतौर फिल्टर काम करते हैं। आगे ये कहता है कि थिकर द फिल्टर बेटर विल बी द सप्रेशन ऑफ के बीटा कंपोनेंट, के जितना हमारा फिल्टर जो है ना वो थिक होगा ज़ाहिर है के बीटा कंपोनेंट उतना ही सप्रेस हो जाएगा। बट आल्सो रिजल्ट्स इन वीकर के अल्फा, यानी इसके साथ साथ ज़ाहिर है जितना हम थिकर जो है ना फिल्टर यूज करेंगे तो के बीटा तो सप्रेस होगा, लेकिन साथ साथ के अल्फा कंपोनेंट भी वीक होता जाएगा। लेकिन के अल्फा कंपोनेंट वीक होने के बावजूद भी हमारे पास उसकी इंटेंसिटी इस हद तक होती है, मतलब काफ़ी इंटेंसिटी होती है कि हमारा पर्पस वहाँ पे सर्व होता है, क्योंकि हमने तो डिफ्रैक्शन करवानी है। और फिर भी के अल्फा कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी है ना वो काफ़ी हद तक मौजूद रहती है कि हम उसको यूज़ करके डिफ्रैक्शन करवा सकते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी कि हमने देखना होता है कि किस लेवल तक हम के अल्फा को वीक करवा सकते हैं या सफिशिएंट होगी हमारे लिए इंटेंसिटी कि हम उसको डिफ्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स, कि जो फिल्टर्स हैं वो हमेशा कॉइल की फॉर्म में होते हैं, इफ फॉइल की फॉर्म में होते हैं, सॉरी कॉइल नहीं है ये फॉइल की फॉर्म में। तो बारीक सी परत होती है, ये वाली शीट होती है जस्ट मेटल की, और उसमें से हम जो है ना गुजारते हैं ये अल्फा और के बीटा कंपोनेंट को। If not, then oxide material mixed with binder spread on a paper backing is also used। यानी ये भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है कि हम कोई मेटल ऑक्साइड लेके उसको किसी पेपर के ऊपर स्प्रेड करके तो उसको भी एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर से हम एक्स रे जो है ना वो के अल्फा और के बीटा गुजारेंगे और के बीटा जो कंपोनेंट है ना वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे उसने जो लिखा हुआ है ना कि जब हम फिल्टर यूज कर लेते हैं ना, यानी जब हमने फर्ज करें कॉपर टारगेट के लिए निकल को एज ए फिल्टर यूज कर लिया है, तो जब निकल में से एक्सरेज बाहर आएंगी ना तो कहता है जो इंटेंसिटी है ना के अल्फा की और के बीटा की, इनमें रेशो क्या होगी? कहता है इनमें रेशो ये होगी कि जो इसमें जो इंसिडेंट थी ना, जो इंसिडेंट बीम थी, इंसिडेंट बीम में के अल्फा और के बीटा में ये रेशो थी जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि कॉपर के अल्फा जो थी ना वो कॉपर के बीटा के मुकाबले में 7.5 टाइम्स जो है ना वो स्ट्रॉन्गर थी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, यानी 7.5 गुना इंटेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन जब हमने ये फिल्टर यूज किया तो फिल्टर यूज करने के बाद देखें क्या हुआ है कि जो के अल्फा और के बीटा की इंटेंसिटी है ना उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो फर्क आ गया कि ये उसने वो थिकनेस की वैल्यू बताई हुई है कि आपने इसके लिए जो है ना फिल्ट्रेशन अगर आपने 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग के अल्फा हासिल करना है के बीटा के मुकाबले में, यानी आप चाहते हैं कि जब के अल्फा और के बीटा कंपोनेंट फिल्टर में से गुजरने के बाद हमें हासिल हो तो जो के अल्फा है ना वो के बीटा के मुकाबले में 500 गुना ज्यादा हो, जो कि इंसिडेंट बीम में सिर्फ 7.5 गुना ज्यादा था। तो उसके लिए आपने जो है ना अगर आपने मास उसका यूज करना है तो इतने मिलीग्राम जो मास है ना वो यूज करना पड़ेगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपने उसकी थिकनेस देखनी है कि आपका जो फिल्टर है वो कितना थिक होगा तो 0.0008 इंच जो निकल की फाइल है ना वो आप यूज करेंगे एज ए फिल्टर। तो इस तरीके से आप जो ना देख सकते हैं कि आपके लिए जो कौन सा फिल्टर है ना वो ज्यादा सूटेबल होगा। सागा हम के बीटा को मतलब इतनी बड़ी थिकनेस की यूज करेंगे तो के बीटा हमारा रुक जाएगा, मतलब जी बिल्कुल के बीटा काफी हद तक रुक जाएगा, काफी हद तक। अगर उसमें 100% वो नहीं रुकता ना तो वो काफी हद तक रुक जाएगा कि हमारे पास जो आउटपुट बीम होगी ना वहां पे के बीटा की इंटेंसिटी ना होने के बराबर होगी। ओके सर। सर ये कि फिल्टर का थोड़ा सा जो है ना बता दीजिएगा कि ये हम टारगेटिंग मटेरियल और जो एक्सरे है उनके दरमियान में इस्तेमाल करते हैं या एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है? बिल्कुल ये ऐसे होता है कि जब आपने सोर्स से एक्सरेज हासिल की है ना तो सोर्स के आगे जो है ना आप जहां से एक्सरेज निकल रही है ना उसके आगे आप फिल्टर रख देते हैं, ठीक है। और फिल्टर होके इसका मतलब ये है कि जब फिल्टर में से गुजरने के बाद एक्सरेज आपके मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो आपके मटेरियल के ऊपर सिर्फ जो ना वो के अल्फा कंपोनेंट जो ना वो स्ट्राइक करेगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप मौजूद हैं कि अगर आप इस लेवल पे इसको फिल्टर नहीं करते तो भी एक दूसरी ऑप्शन भी होती है कि आप के अल्फा और के बीटा कंपोनेंट
दोनों को अपने मटेरियल के ऊपर पड़ने दें, वहां से डिफ्रैक्शन होने दें, और डिफ्रैक्शन के बाद जब जो ट्रांसमिटेड बीम है यानी जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसने डिटेक्टर में दाखिल होना है, तो डिटेक्टर में दाखिल होने से पहले भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, आपके बीटा को वहां पर भी ब्लॉक कर सकते हैं। यानी सादा लफ्जों में यूं समझें कि आपने डिटेक्टर के अंदर दाखिल होने से पहले पहले के बीटा कंपोनेंट को ब्लॉक करना है, कि जो के बीटा कंपोनेंट है ना वो आपके डिटेक्टर में दाखिल ना हो, क्योंकि वो अगर डिटेक्टर में दाखिल हो गया तो उससे जो पैटर्न हमें मिलेगा ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि उसको एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सर ये जो आपने सर एक और चीज पूछनी थी यहाँ पर कि हम जो है ना ये अब तक जो हमारा जो पर्पस है वो हम के बीटा को सप्रेस कर रहे हैं और के अल्फा की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। सर इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जो हमने प्रिंसिपल यूज करना है ना पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में मटेरियल को एनालाइज करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहां पे आपने सिंगल वैल्यू वेवलेंथ यूज करनी है इंसिडेंट एक्सरेज की, सिंगल वैल्यू वेवलेंथ। ठीक है, अगर उसमें डबल वैल्यू होगी वेवलेंथ की, क्योंकि देखो ना कि अल्फा की वेवलेंथ की वैल्यू डिफरेंट है, कि बीटा की वेवलेंथ की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम दोनों कंपोनेंट यूज करेंगे साइमल्टेनियसली तो हम इसको मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज नहीं कह सकते हैं। हमने उस एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक वो तब ही होंगी जब हम सिर्फ के अल्फा कंपोनेंट यूज करेंगे। अगर हमारे इंसिडेंट एक्सरे के अंदर के अल्फा कंपोनेंट भी है और के बीटा कंपोनेंट भी है तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी, इसलिए हमने के बीटा कंपोनेंट से छुटकारा पाना। सर आपने एक बात की कि के अल्फा इज मच मच ग्रेटर देन के, वो 500 टाइम्स ग्रेटर होने चाहिए। सर ये बात जरा रिपीट कर दें ये पॉइंट। ये बताया यहाँ पे, ये बताया कि जो इंसिडेंट बीम है ना हमारे पास, ये देखें मैं इधर से बताता हूँ आपको, ये देखें जरा, यहाँ पे सीन ये है कि फिल्टर से पास करने से पहले, जी सर, फिल्टर से पास करने से पहले जो के अल्फा कंपोनेंट है ना वो के बीटा के मुकाबले में ना 7.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी सिर्फ इनमें जो रेशो है ना वो 7.5 बनती है, कि तकरीबन चले 7 कह लें आप, 7.5 ना बोले, कि ये तकरीबन 7 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, के अल्फा कंपोनेंट के बीटा के मुकाबले में। लेकिन फिल्टर में से पास करने के बाद क्या होगा, फिल्टर में से पास करने के बाद देखें जो के बीटा कंपोनेंट है वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और उसके मुकाबले में के अल्फा कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी जब आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो फिल्टर में से पास करने के बाद जो के अल्फा कंपोनेंट है ना के बीटा के मुकाबले में 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जी सर, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने के बीटा कंपोनेंट को तकरीबन खत्म कर दिया जब हमने कह दिया कि जो के अल्फा कंपोनेंट है वो के बीटा के मुकाबले में 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका मतलब फिर ये हुआ कि जो के बीटा की इंटेंसिटी है ना वो के अल्फा के मुकाबले में ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सर जी पहले तो हम पढ़ते थे कि के अल्फा की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू के बीटा, क्योंकि के अल्फा ड्यू टू आता है के शेल इलेक्ट्रॉन और के बीटा एल शेल इलेक्ट्रॉन, और अब हम पढ़ रहे हैं कि के बीटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू के अल्फा एनर्जी। यार बात हम कर रहे हैं कि बीटा इंडिविजुअल एनर्जी की, जो इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी है वो ज्यादा है। कि बीटा की एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको, इस शक्ल से भी नजर आ रहा है कि जो के बीटा एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी के अल्फा के एक फोटॉन के मुकाबले में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, हम एनर्जी की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के तादाद किसकी ज्यादा है। तो के अल्फा फोटॉन्स की तादाद ज्यादा है इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं कि जो के अल्फा फोटॉन है ना उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो के बीटा के मुकाबले में 500 गुना ज्यादा होगी। तो सर यहाँ पे जो हमारे पास के अल्फा की एनर्जी कम है बीटा के हवाले से, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी स्कैटरिंग? नहीं, हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बावजूद भी सफिशिएंट अमाउंट जो है ना वो के अल्फा की मौजूद है कि उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो हमारे लिए काफी है कि जो डिफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एब्जॉर्प्शन तो डेफिनेटली हो रही है, जब ये फिल्टर में से पास करेगी तो एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपको ये नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे के अल्फा
की पीक बहुत हाई है, यहाँ पे के अल्फा की पीक इसके मुकाबले में कम हाई है, तो उसका मतलब है ये कमी क्यों हुई है? कमी इसलिए हुई है कि यहाँ पे फिल्टर में से पास करने के बाद इसकी इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन कम होने के बावजूद भी हमारे पास इसकी सफिशिएंट हाइट मौजूद है कि हम इसको डिफ्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सर तो ये जो के बीटा है ये फिर ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेगा निकल जो है, इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, के बीटा कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो गया निकल के अंदर। ये बच्चों टॉपिक आपने इसको ना बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है। आज हमने ना 2 टॉपिक्स जो ना इसमें कवर किए हैं। पहला हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, कंप्लीट टॉपिक एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होती है, क्यों होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है। एब्जॉर्प्शन का टॉपिक आपने डिटेल के साथ पढ़ना है बुक से। उसमें जो 2-3 ग्राफ हैं और टेबल्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी है हर लिहाज से। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कवर किया वो है फिल्टर्स के बारे में, कि फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, और फिल्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और फिल्टर चूज करने का तरीका क्या है, यानी किस मटेरियल के लिए कौन सा मटेरियल एज ए फिल्टर बेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने फिल्टर्स के टॉपिक में कवर की हैं। इसको भी आपने अपनी बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है, और इसको रीड करने के बाद एक काम जो सबने करना है ना वो ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ ना आए, वो आपने मुझे अगले लेक्चर से पहले ईमेल करनी है। तो अगर आप मुझे वो अगले लेक्चर से पहले ईमेल कर देंगे तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अगर आप अगले लेक्चर से पहले ईमेल नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि उस दिन में मैं नया टॉपिक शुरू कर लूंगा, फिर वो पॉइंट क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं इस लेक्चर की दोनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। सर ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने इसी में कवर किए हैं। बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्डिंग में आपको इस लेक्चर की, आज के दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में आपको सेंड कर दूंगा। आप इस रिकॉर्डिंग को भी दोबारा सुने, इसको बार बार सुने, तो बहुत सारी बातें जो ना वो इसमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है बोलते हुए, अगर जिस तरह अभी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ पर मैंने किसी जगह पर, क्योंकि बाज़ दफ़ा बोलते हुए नहीं पता चलता, अगर किसी जगह पर मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया है कि जो के अल्फा कंपोनेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है के बीटा के मुकाबले में, तो वो ठीक नहीं है। एनर्जी ज़्यादा नहीं होती के अल्फा फोटॉन की, उसकी इंटेंसिटी यानी के अल्फा कंपोनेंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जो एनर्जी है ना, जब हम एक फोटॉन को कंपेयर करते हैं तो के बीटा का एक फोटॉन ज़्यादा एनर्जेटिक है के अल्फा के एक फोटॉन के मुकाबले में, लेकिन चूंकि के अल्फा फोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप इस बात को जरा काइंडली देख लीजिएगा। सर बुक का नाम दोबारा बताइए यार, एलिमेंट्स ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। अब तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो अभी आप बुक पूछ रहे हैं। मैंने तो ये पहले लेक्चर से किताब का नाम बता दिया था। बुक हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन है, और ये किताब मैंने आप सबको वाया ईमेल भेजी हुई है। किताब आपके पास होनी चाहिए, ये किताब सबके पास मौजूद होनी चाहिए। मैंने आपको ये किताब की सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है, और वही किताब हम फॉलो कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर हम फॉलो कर रहे हैं, और अगले लेक्चर के बाद तो ये पहला चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाना है। बीडी की उल्टी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। सर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह।